जो आप सभी का डाउट नट पर। बेटा जी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय पुष्पीय पादपों की आकार की, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये चैप्टर नीट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैं बोलूंगा भविष्य में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न नीट में तो आते ही आते हैं, 12th में भी कहीं ना कहीं लिंक रहेगा इस अध्याय का। ठीक है, याद रखना जब आप 12वीं कक्षा में आएंगे तो 12वीं कक्षा में आते ही आप पढ़ेंगे अपना दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना, जहां पर याद रखना इस अध्याय की छोटी मोटी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इस अध्याय को बड़ा इजी तरीके से हम पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस है इसमें। जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं क्या पुष्पीय पादपों की आकार की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं क्या पढ़ेंगे आज। हम देखेंगे बेटा जी परिचय देखेंगे और क्विज लेकर आऊंगा, सिंपल। ठीक है, आइए बेटा जी पुष्पीय पादपों की आकार की। अब याद करिए, ऐसा एनिमेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, और कौन से अध्याय में बताया था याद करिए, वनस्पति जगत में। जहां पर अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको वनस्पति जगत जब पूरा बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि वनस्पतियों को बेटा जी हम 5 भागों में बांटते हैं, या वनस्पतियों को एक वैज्ञानिक था एक्लेयर जिसने 2 भागों में बांटा था, क्रिप्टोगेमस फिनेरोगेमस। याद है कि भूल गए? याद है ना। क्रिप्टोगेमस के अंदर किसको रखा गया था याद करिए, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ऐसे पादप, ऐसे वनस्पति जिनमें बीज नहीं होते हैं, याद है ना, भूले तो नहीं है। जबकि फिनेरोगेमस में 2 आए थे, कौन? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और याद करिए ये जो टोटल 5 समूह थे, कौन कौन? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 प्रकार के आपके पादप हैं। इनमें से कौन से पादप थे जिनमें पुष्प थे? बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। कौन थे जिनमें पुष्प थे? तो आप सीधा बोलेंगे सर पुष्प जो थे, पुष्पी पादप जो थे वो कौन थे? आवृत बीजी। कौन थे बेटा? आवृत बीजी थे, जिनको हम बोलते हैं क्या? एंजियोस्पर्म। जिनको हमने क्या नाम दिया था? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें याद रही होंगी। और छोड़िए, क्या ये याद है आपको पुष्प के भाग, या बताने की जरूरत है? जल्दी से मुझे बताएं कि आपको पुष्प के भाग याद है कि ये भी बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है। कुछ होंगे नए बच्चे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। जो यहां पर एक पुष्प की अगर मैं भागों की बात करता हूं तो कृपया करके ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए, और इस डायग्राम के सारे भाग आपको पता होने चाहिए बिल्कुल उंगलियों पर। जिनको नहीं पता है कृपया देखिएगा। देखिए बेटा जी यहां पर ये एक पुष्पीय पादप है, ठीक है, और ये इसकी एक शाखा है, और हमने बोला इस शाखा पर मिल रहा है पुष्प। सिंपल, क्या मिल रहा है? इस शाखा पर क्या मिल रहा है? पुष्प मिल रहा है। ठीक है, अब ये पुष्प जो है, ये पुष्प जिस डंडी से इस शाखा पर लगा हुआ है, जिस डंडी से इस शाखा पर लगा हुआ, उस डंडी को हम बोलते हैं पुष्प वृंत। पेडिसल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो पूरा पुष्प है इसकी संरचना हम देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा जी। कहीं ना कहीं एक पुष्प जो होता है वो एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। एक लिंगी का मतलब या तो नर लैंगिक अंग होगा या मादा लैंगिक अंग होगी, या द्विलिंगी का मतलब दोनों होंगे, है ना। हम एक द्विलिंगी पुष्प की बात करते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारा पेड़ था, और इस पेड़ की नीचे की तरफ जड़ें हैं, और ये इसकी शाखा है। हमने बोला इस शाखा पर मिल रहा है एक पुष्प, और पुष्प का आकार पेड़ से बड़ा मैंने दिखा दिया है, कोई बात नहीं, हम पुष्प की संरचना देखने वाले हैं। इतना तो समझ में आ गया, ये वो डंडी है जो किसकी थी बेटा जी? आपके
पुष्प की डंडी थी जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला था, पुष्प वृंत बोला था। ठीक है, तो ये कौन है, ये पुष्प वृंत है। चल अब बोलेंगे सर ये हम जानते हैं, कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। हर बार मैं क्लासेस में यही बोलता हूं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से चीजों को पकड़ लेते हैं, जल्दी से याद रखते हैं, लेकिन कई होते हैं जिनको बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है। तो टेंशन काहे लेनी है, आपको आता है वेल डन, वेरी गुड, जिनको नहीं आता उनको भी थोड़ा सा सीखने दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये है बेटा पुष्प वृंत। चलो करे ना आज। हाँ जी, आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो देखिएगा बेटा जी यहां पर कुल मिलाकर ये जो हमने दिखाया है, ये एक रंगीन भाग है जो लाल रंग का मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, पेंटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ भाई यहां पर ये जो लाल रंग का ये भी पुष्प का भाग है और जो हरे रंग का है वो भी पुष्प का भाग है। ठीक है, अब बात आ रही है ये लाल रंग का भाग क्या कहलाता है और ये हरे रंग का भाग क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां पर सबसे पहले ध्यान से देखना, इस पुष्प में ये डंडी जो थी इसका नाम था पुष्प वृंत। अब ये डंडी ऊपर जाकर फूल गई है, दिख रहा होगा आपको ये फूली हुई संरचना, ये फूली हुई संरचना जिससे लाल रंग की संरचना जो है वो भी निकल रही है, जिससे हरे रंग की संरचना भी निकल रही है ना, जिससे ये डंडियां सी जो ये भी निकल रही है और जिससे ये फूली हुई जो संरचना ये भी निकल रही है, यानी ये फूला हुआ भाग जो है जिस पर एक पुष्प के सारे भाग टिके हुए हैं। अभी हम सारे भाग देखेंगे। ये जो फूला हुआ संरचना थी इस डंडी की ऊपर की तरफ, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या नाम देते हैं, पुष्पासन। इतनी सी बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, थैलेमस। हिंदी में पुष्पासन और पुष्प वृंत को हमने क्या बोला था, पेडिसल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाल रंग की जो पंखुड़ियां जो होती हैं, ये जो संरचनाएं जो होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती, आओ हमारे पास आओ, बदले में कुछ लेकर जाओ, है ना, कौन होती हैं ये होती हैं बेटा जी, इनको हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं, दल। ठीक है, और दल को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। अब आप मुझे बताएं, दल एक मिलेगा कि बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। इन दलों का जो समूह जो होता है उसे हम बोलते हैं दलपुंज, कोरोला। ठीक है, तो जरा सोचिए, दल मिलकर क्या बना रहे हैं, दल पुंज बना रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाते हैं बेटा, ये ग्रीन कलर वाली संरचना पर, ये ग्रीन बेटा, ये जो ग्रीन वाली संरचना है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल।
जो जानते हैं वेरी गुड, इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। ठीक है, और ये जो बाह्य दल है ये भी समूह बनाते हैं, और इनका जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो बाह्य दल पुंज कैलिक्स किससे बना हुआ है? बाह्य दलों से यानी सेपल से, और दल पुंज किससे बना हुआ है? कोरोला किससे बना हुआ है? दल से यानी पेटल से। इतनी सी बात समझ में आ गई। चले अब नेक्स्ट, ना ही ये नर लैंगिक अंग है, ना ही ये मादा लैंगिक अंग है, यानी ना ही ये नर जनन तंत्र से संबंधित है और ना ही ये भी किसी भी जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो एक पुष्प में जनन अंग कौन से होते हैं? आइएगा ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र। स्टिग्मा। ठीक है, ये लंबी सी एक खोखली नलिका, इसे हम बोलते हैं वर्तिका स्टाइल। और ये आखिरी में एक फूली हुई संरचना अंडाशय, ओवरी। अब ये तीनों भाग कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलकर कौन कौन बेटा? लिख देता हूं मैं यहां पर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाणु लिख दिया, अंडाशय। ठीक है, अच्छा इस अंडाशय के अंदर कौन? इस अंडाशय के अंदर एक संरचना है जिसका नाम है, अंडाशय के अंदर मिल रहा है कौन? बीजांड। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये है बेटा जी बीजांड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन बताना जरूरी है, ये है बीजांड। अब ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा जी? स्त्री केसर। या तो इंग्लिश में बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। पिस्टिल, पिस्तौल नहीं, पिस्टिल, तिल भी नहीं, पिस्टिल या कार्पल। हिंदी में बोला बेटा जी हमने स्त्री केसर। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस पुष्प में कितने वर्तिकाग्र हैं? आप बोलेंगे सर एक है। इस पुष्प में कितनी वर्तिका है? सर एक है। कितने अंडाशय हैं? सर एक है। क्या हमेशा एक ही वर्तिकाग्र, एक ही वर्तिका, एक ही अंडाशय मिलता है क्या पुष्प में? नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अब अगर ज्यादा होंगे, कौन? मान लो 10 वर्तिकाग्र हैं, 10 वर्तिकाएं हैं, 10 अंडाशय हैं, तो जरा सोचिए 10 10 10 हैं, यानी ये सारे अगर बहुत सारे होंगे यानी स्त्री केसर का समूह मिलेगा। तो स्त्री केसर का जो समूह जो होता है उस समूह को बोला जाता है जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो जायांग किसका समूह है? अगर स्त्री केसर बहुत सारे मिलेंगे, अगर एक मिल रहे हैं तो फिर जायांग नहीं बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे? एक पुष्प में क्या मिल रहा है? एक स्त्री केसर मिल रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे मिलेंगे यानी स्त्री केसर का समूह मिलेगा तो क्या बोलेंगे? जायांग मिल रहा है। आया समझ में कि ऊपर से उड़ गया? इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें, अब यही जो है, ये पूरी संरचना जो है ये है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब ये संरचना देखिए, ये वाली, इतना सा भाग,
इसको हम क्या बोलते हैं? पराग कोश, एंथर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये डंडी से नीचे जुड़ा हुआ किससे? पुष्पासन से। देखिए ये पुष्पासन है, इस पुष्पासन से डंडी निकली और डंडी का ऊपर वाला भाग क्या कहला रहा है? परागकोश। ये जो डंडी होती है, इस डंडी को बोला जाता है बेटा जी, याद रखना, पूतंतु। इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो जरा सोचिए, अब मैंने बात करी है यहां पर मात्र इन दो संरचनाओं की। कौन कौन? जरा ध्यान से देखिएगा। किन किन की बेटा जी? यहां पर हमने बात करी है बच्चों परागकोश की, परागकोश की, और थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, जगह मुझे मिल गई है, परागकोश की और पूतंतु की। इसको हमने क्या बोला था? फिलामेंट। परागकोश और पूतंतु कौन कौन बेटा? पराग कोश, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर, और पूतंतु, जिसको हमने बोला फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं, जैसे ये तीन मिलकर क्या कहला रहे थे? स्त्री केसर। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर को बेटा जी हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब आप जरा सोचिए, स्त्री केसर एक पुष्प में हो सकता है एक हो सकता है बहुत ज्यादा हो। अगर एक मिलेगा तो हम सीधा बोलेंगे स्त्री केसर मिल रहा है, अगर बहुत सारे मिलेंगे तो हम बोलेंगे स्त्री केसर का समूह मिल रहा है, जायांग, है ना। उसी प्रकार पुंकेसर एक पुष्प में, ज्यादातर पुष्प में एक तो नहीं होता, एक से ज्यादा ही होते हैं, यानी पुंकेसर जो होते हैं इनके समूह का मिलना ज्यादा है। स्त्री केसर का समूह कई बार कम मिलता है, हो सकता है एक ही मिल जाए एक पुष्प में, लेकिन पुंकेसर का समूह ज्यादातर मिलता है। और पुंकेसर का जो समूह होता है, उस पुंकेसर के समूह को बेटा जी हम बोलते हैं पुमंग, एंड्रूशियम। अब जरा सोचिए, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये क्या है? ये नीचे वाला ये है नर जनन अंग। तो बेटा जी आपने याद रखना है, नर जनन अंग कौन है? पुमंग। किसका समूह? पुंकेसर का। पुंकेसर किससे बने हुए? परागकोश और पूतंतु से। उसी प्रकार मादा जनन अंग जो है वो कौन है? जायांग, जो किससे बने होते हैं? स्त्री केसर से। स्त्री केसर के ये तीन भाग हैं। ये है पूरी संरचना किसकी? एक पुष्प की। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा। आपने ये जो डायग्राम है, जैसे ही आपको मिलेगा, आपने हालांकि कर रखा होगा, फिर से एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, कोई बात नहीं। आपने यहां पर बताना है क्या क्या? आपने बताना है 1 2 3 4 क्या क्या है, और ये 1 2 3 4 मिलकर बना रहे हैं ए। क्या है? ए, पहली चीज। फिर आपने क्या बताना है? 5 और 6 क्या है? जो मिलकर बना रहे हैं बी। ये क्या है? फिर आपने बताना है 7 क्या है, और 7 का समूह जो बन रहा है सी, वो बताना है क्या है। फिर आपने बताना है 8 क्या है, और 8 का समूह जो है वो मिलकर बना रहा है डी, वो क्या है। और 9 फूला हुआ भाग क्या है, और 10 जो डंडी है वो क्या है। यानी 1 से लेकर 10 तक आपने सब कुछ बताना, और जो इनके समूह हैं वो सारे आपने बताने हैं। आई होप यहां तक आपको ये पूरे पुष्प का ये सब कुछ चीज समझ में आ गई होगी। अब एक पुष्प में जरा सोचिए, पुष्प में जरा सोचिए, इस पुष्प में जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, जनन से संबंधित कौन सी संरचना है? जनन से संबंधित सोचिए। क्या पुष्पवृंत जनन से संबंधित है? नहीं। क्या पुष्पासन? नहीं। क्या बाह्य दलपुंज का जो समूह है किसका? बाह्य दल का, वो जनन से संबंधित है? नहीं। बाह्य दलपुंज जनन से संबंधित है? नहीं। अरे भैया जनन से कौन संबंधित होएगा? जो जनन अंग होगा, कौन?
नर और मादा जनन अंग। ठीक है, तो जनन अंग कौन है बेटा जी? याद रखने आपने, ये जनन अंग है जो किससे संबंधित है? जनन से संबंधित है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे। चलिए, ये तो बेटा हमने बात करी किसकी? पुष्प की सिंपल सी संरचना। अब आगे चलते और आगे देखते हैं बेटा हम, ये जो पुष्पी पादप जो होते हैं, पादप की बात कर रहे हैं, वहां पर पुष्प की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पुष्पी पादप होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, इनमें क्या क्या मिलता है? इनमें क्या क्या मिलता है? तो देखिए, इनमें पुष्प भी मिलता है, फल भी मिलता है, तना भी है ना, तने से निकली हुई शाखाएं भी होंगी, सब कुछ होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे मूल होंगी कि नहीं होंगी? यानी कुल मिलाकर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं, ये जो पुष्पीय पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, है ना, आवृत बीजी जो होते हैं, इनमें दो तंत्र मिलते हैं बेटा जी। एक होता है मूल तंत्र, जो मूल से बना होगा, जड़ों से। एक होता है प्ररोह तंत्र, इस पूरे तंत्र को हम क्या बोलते हैं? प्ररोह तंत्र बोलते हैं। हालांकि इस प्ररोह तंत्र को यहां लिखना चाहिए था, लेकिन कैसे पता नहीं, गलती से डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। नीचे का पूरा मूल तंत्र, ऊपर जमीन के बाहर पूरा प्ररोह तंत्र, इसको बोलते हैं शूट और इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, अब शूट में, प्ररोह में क्या क्या आ जाता है? तना भी आता है, तने से निकलने वाली शाखाएं भी आती है, शाखाओं पर लगने वाली बेटा जी आपकी कलिकाएं भी आती हैं, पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। यानी ये सारी संरचनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आती है, शूट सिस्टम के अंदर आती है। और नीचे क्या होती है बेटा जी? मूल होती है, प्राथमिक होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, चतुर्थ होती है, इस तरीके से शाखाएं निकली होती है, तो वो सारी मिलकर क्या बनाती है? मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम। ठीक है, तो अब जरा सोचिए इस चैप्टर का नाम क्या है? सोचो, इस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पहले तो चैप्टर का मीनिंग तो सोचो। पुष्पीय पादप समझ में आ गया, ऐसे पादप जिनमें पुष्प होगा, लेकिन आकारिकी का मतलब मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी और आकारिकी, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी, हिंदी में आकारिकी, मीनिंग क्या होता है? बाहरी संरचनाएं। बाहर से देखने पर आपको पत्तियां दिखाई देती है, हाँ, फल दिखाई देते हैं, हाँ, पुष्प दिखाई देते हैं, हाँ, पुष्प के भाग दिखाई देते हैं, हाँ, तना दिखाई देता है, हाँ, मूल दिखाई देती है, हाँ। तो ये सारी क्या है? बाह्य संरचनाएं हैं, और इन्हीं बाहरी संरचनाओं का अध्ययन हम करने वाले हैं इस अध्याय में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा जी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मूल। ये है क्या? ये है मूल है, ये जड़ें हैं। बताएं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा जी? मूल के बारे में। आर यू रेडी? तैयार हैं आप? चलें आगे, पढ़ें किसके बारे में? मूल के बारे में। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मूल के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रही है मूल, बड़ी बड़ी जड़ें जो आपको दिखाई दे रही है। देखिए, छोटे पादपों में जो होते हैं उनमें छोटी जड़ें भी होते हैं, बड़े जो पादप है उनमें जड़ें बड़ी होती हैं। आखिर इन जड़ों का, इन मूल का, इन रूट्स का कार्य क्या है? कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं इनमें? वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा जी किसकी? मूल की, यानी रूट्स की, है ना। सबसे पहली चीज, ये मूल का कार्य क्या है? आइए, सबसे पहला बिंदु हम देखने वाले हैं क्या? कार्य किसका बेटा जी? इन मूल का, इन रूट्स का। ठीक है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं मूल का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है। जमीन के नीचे मिल रही हैं, किसको अवशोषित करेंगी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, किसको अवशोषित करेंगे? आप सीधा बोलेंगे सर, जल को करेंगे ना। और उस जल में क्या मिले हुए हैं? खनिज। आप बोलेंगे खनिज मतलब? बेटा आप जरा सोचिए, आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, है ना, ये सारे शब्द सुने हैं। फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सब कुछ सुना होगा ना। ये सारे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? खनिज, यानी तत्व, यानी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आपने याद रखना है ये सारे, ये खनिज जो होते हैं, ये पादप को चाहिए। बेटा हमें भी तो चाहिए, जरा सोचिए, मुझे भी चाहिए। मुझे कैल्शियम चाहिए या नहीं चाहिए? आप बोले हाँ चाहिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे खनिज मुझे भी चाहिए, एक पादप को भी चाहिए। मुझे कहां से मिलेंगे? बेटा सीधी सी बात है, मैंने पादप खाया। हम प्लांट्स खाते,
हम वनस्पति खाते नहीं खाते, सोचे सब्जियां खाते, फल फ्रूट खाते, उनसे हमें मिल जाते, लेकिन उन फल फ्रूटों में, उन सब्जियों में, उन पादपों में कहां से आ रहे? तो वो अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके जब जल को खींचते हैं, किसको? जल को, पानी को, तो उस पानी में, नीचे मिट्टी में, उस पानी में मिक्स हो जाते, घुल जाते हैं कौन? खनिज। तो बेटा जी हमारी मूल का सबसे पहला और मुख्य कार्य क्या हुआ? जल और उसमें घुले हुए खनिजों का अवशोषण। याद रखना आपने, क्या? जल, एक तो जल का अवशोषण, और साथ साथ उस जल में जो घुले हुए क्या है? खनिज है, उनका भी अवशोषण कौन कर रही है बेटा? रूट्स कर रही है, मूल कर रही है। जमीन के नीचे जो जल है उसको खींचती है। उस जल में जो खनिज है, जो उसमें घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है खनिज, मान लीजिए, देखो पानी है ना, आप गिलास लीजिए, उसमें डाल दीजिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक डाल दीजिए, है ना। अब सोडियम और क्लोराइड NaCl क्या है? खनिज ही तो है, पानी में घुल गए, है ना। तो ऐसा पानी, ऐसा जल जिसमें खनिज घुले हुए हैं, उसको अवशोषित कर रही है कौन बेटा जी? हमारी मूल। सिंपल। चल दूसरा, जरा सोचिए, आपको पेड़ सीधे खड़े हुए दिखाई देते हैं, है ना, दिखते हैं ना। तो जरा सोचिए वो पेड़ सीधा कैसे खड़ा है? कैसे खड़ा है? उसकी मूल जो है ना जमीन में चली गई है और जकड़ लिया है। कभी किसी पेड़ की मूल को ना निकालने की कोशिश करिएगा, बहुत मुश्किल से निकलती है, कई निकल जाती हैं, जो छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन कभी सोचिए बरगद की जड़ें निकाल कर, है आसान है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ जो होता है, उसकी जो जड़ें जो होती है जमीन में जाकर जकड़ जाती है। जमीन में जकड़ना, जमीन में जकड़ना। अब क्यों जकड़ना? ताकि पेड़ सीधा खड़ा रहे। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। जमीन में जकड़ना ताकि वृक्ष या पेड़ सीधा खड़ा रह सके। जल और उसमें घुले हुए जो खनिज है उनका क्या कराना? अवशोषण कराना। तीसरा, क्या मूल जो होती है, ध्यान से सुनना, क्या जड़ों में फूड, खाना, भोजन स्टोर हो सकता है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या जड़ों में खाना स्टोर हो सकता है, संचित हो सकता है? ये भोजन को संचित कर सकती है। क्या बोला हमने? ये भोजन को संचित कर सकती है। आप बोलेंगे कौन? आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने आलू सुना है? सभी ने सुना होगा आलू, है ना। आप में से कितने बच्चों ने वर्ड सुना है, आपने खाई भी होगी शकरकंद? खाया? शकरकंदी खाइए। शकरकंदी क्या होती है जानते हैं? शकरकंदी एक मूल है, जबकि आलू एक तना है। याद रखना इस चीज को। शकरकंदी क्या है बेटा जी? याद रखना, जिसको हम ना इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो, है ना, और आलू को हम क्या बोलते हैं? पोटैटो। आलू इज पोटैटो, शकरकंदी इज स्वीट पोटैटो, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक तना है। याद रखना, आलू जो है वो एक प्रकार का तना होता है, याद रखिएगा, स्तंभ होता है, जबकि शकरकंद जो होती है वो एक प्रकार की मूल होती है। अब जरा सोचिए, आप शकरकंद खाते? आप भी खाइए। अगर खाई है इट मीन्स उसमें भोजन था, इट मीन्स मूल जो है, सारी नहीं, कुछ पादपों की मूल जो होती हैं वो भोजन को क्या कर सकती हैं? संचित कर सकती हैं। ये सिंपल सा तीसरा बिंदु मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चौथा और आखिरी बिंदु बेटा जी, इन मूल में, इन जड़ों में मैं बोलूंगा वृद्धि, जिनको हम वृद्धि नियामक या हार्मोन भी बोलते हैं, का संश्लेषण करती हैं।
क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना, हमने बोला मूल के कार्य, पहला समझ में आ गया, जल, और जल में जो घुले हुए खनिज हैं उनको जमीन में से क्या करना, खींचना, एब्जॉर्ब करना और ऊपर तक भेज देना। आप बोलेंगे क्यों, अरे भैया प्रकाश संश्लेषण करना है, किसको, पत्तियों को, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, खत्म। दूसरा, जमीन से जकड़ना, जमीन को जकड़ लेना, मिट्टी में फैल जाना, जकड़ लेना, ताकि पेड़ जो है वो सीधा खड़ा रहे। नेक्स्ट, कुछ मूल ऐसी होती है जो भोजन को स्टोर कर सकती है, संचित कर सकती है, जैसे शकरकंद, याद रखना। नेक्स्ट, आखिरी, वृद्धि नियामक या वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण करना। अब आपको ये वाला बिंदु अभी समझ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक चैप्टर आएगा पादप वृद्धि और हार्मोन, जहां पर हम बात करेंगे कि पादपों में ना 5 प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। क्या क्या, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। किसी भी क्रम में याद कर लीजिएगा, लेकिन हैं कितने, 5 हैं, ठीक है। अब इनमें से ध्यान से सुनना, इनमें से मुख्य रूप से ऑक्सिन और जिब्रेलिन, कौन बेटा, ऑक्सिन और जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, वैसे तो 5 ही हैं। वृद्धि हार्मोन से जो मूल में संश्लेषित होते हैं, बनते हैं, ठीक है, मूल में स्पेशली बनते हैं। तो अब जरा सोचिए, क्या हम यहां पर नहीं लिख सकते हैं कि मूल का कार्य क्या होता है, वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण करना होता है, बिल्कुल कर रही है, ऑक्सिन का और जिब्रेलिन का निर्माण कर रही है, खत्म, इतनी सी बात है। अब ये मत पूछना ऑक्सिन क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सब आएगा, जब अध्याय आएगा तब बताऊंगा। जो चीज जहां आनी चाहिए वहां पर पूछना तो ज्यादा बेहतर होएगा, यहां पर बस इतना ही सफिशिएंट और सिंपल तरीके से सुनो, सिंपल तरीके से समझो, बस इतना सा ही काम करना है ना। ऊटपटांग क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा नहीं है। जो नॉर्मल चीजें उसको नॉर्मल तरीके से लोगे तो अच्छी बात है। अगर एबनॉर्मल तरीके से फालतू में ऊटपटांग टेढ़े मेढ़े जिस ऐसे प्रश्न जिनका ना सिर है ना पैर है वो पूछोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो लॉजिकली सोचा करें और लॉजिकली पढ़ा करें, ठीक है। आइए, तो ये तो था बेटा जी मूल का कार्य। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अब हम बात करेंगे मूल के प्रकार, इसके रूट्स के, यानी मूल के प्रकार की। अब साहब मूल कितने प्रकार की होती है ये हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मूल कितने प्रकार की होती है वो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मूल जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है, ध्यान से सुनना, एक होती है बेटा जी आपकी मूसला मूल। कौन सी होती है, याद रखनी है आपने, मूसला मूल, ठीक है। एक होती है झड़सा मूल, और एक होती है आपकी अपस्थानिक। अपस्थानिक होती है, ध्यान से सुनना। एक होती है बेटा जी आपकी मूसला मूल। कौन सी होती है, याद रखनी है आपने, मूसला मूल, ठीक है। एक होती है झड़सा मूल, और एक होती है आपकी अपस्थानिक। अपस्थानिक मूल। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की मूल होती है, मूसला मूल, झड़सा मूल और अपस्थानिक मूल। इसको हम रेशेमय मूल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी 3 प्रकार की मूल। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। मूसला मूल को बोलते हैं टैप रूट्स,
टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जड़सा या रेशेमय को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, और अपस्थानिक को हम बोलते हैं एडवेंटेशियस। एडवेंटेशियस रूट्स। तो कुल मिलाकर ये हमारी 3 प्रकार की मूल होती है। ठीक है, अब होती क्या क्या है ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले जरा याद करिए, हमने वनस्पति जगत जब पढ़ा था आपको याद आ रहा होगा, वनस्पति जगत जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी मैंने बताया था, क्या बताया था ध्यान से सुनना। एक बीज है, एक बीज है, बीज है ना, किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की, बीज तो होगा है ना। उस बीज के अंदर ध्यान से सुनना, ये एक भ्रूण है। क्या बोला हमने, ये बीज है और उस बीज के अंदर ये भ्रूण है। ठीक है, अब इस भ्रूण के अंदर ना कुछ संरचनाएं मिलती हैं, 2 मुख्य रूप से आपने याद रखनी है। ये 2 संरचनाएं आपने मुख्य रूप से याद रखनी है। इसका नाम है प्रांकुर और इसका नाम है मूलांकुर। ये है प्रांकुर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और मूलांकुर जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब साहब क्या होएगा ध्यान से सुनना। ये बीज है, इस बीज को हमने डाल दिया किसमें, मिट्टी में, दिया पानी। ठीक है, अब जब पानी देते हैं ना, तो पानी ये जो छेद होता है, ये हल्का सा, इतना सा, यहां पर मैं दिखा देता हूं ऐसे, इस तरीके से देखिएगा, एक हल्का सा ना छेद होता है इधर, बहुत पतला सा। ये छेद होता है, इस छेद से पानी जाता है अंदर, और ये जो बीज का जो आवरण होता है, जिसे हम बीज चोल बोलते हैं, चोल, चोर नहीं, बीज चोल, ये फट जाता है, फट जाता है। और जब ये फट जाएगा, ये फट जाएगा, तो ये भ्रूण किसके संपर्क में आ जाएगा, मिट्टी। आएगा कि नहीं आएगा, सोचो, आएगा ना। क्या बोला, फिर से देख, ये बीज है, ये बीज का आवरण है, जिसे हम बीज चोल बोलते हैं। ये जो है, क्या बोला बेटा जी हमने, इसको बीज चोल बोला है। ठीक है, अब जरा सोचिए, जैसे इस बीज को हमने मिट्टी में डाला, पानी जाएगा इस छेद से होता हुआ अंदर, अंदर जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये चोल फट जाएगा। और चोल जब फट जाएगा, तो जो अंदर भ्रूण है वो किसके संपर्क में आएगा, मिट्टी के। मिट्टी में है खनिज, मिट्टी में है ऑक्सीजन। याद रखना, मिट्टी में क्या है, खनिज है, मिट्टी में ऑक्सीजन है। हाँ, छेद का सोचिए, एक फार्मर जो होता है, एक किसान जो होता है, सबसे पहले अपने खेत को जोतता है। क्यों जोतता है, क्या करता है वो, देखा होगा आपने कई बार, वो अपने खेत को जोतता है, मिट्टी को इस तरीके से गाय के जरिए या बैल के जरिए या ट्रैक्टर के जरिए उसको खोदा जाता है, ताकि उसके अंदर वायु भर सके, उसके अंदर ऑक्सीजन भर सके, ताकि जो अंदर जो बीज डालेंगे उस बीज को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, है ना। अब जरा सोचिए, ये बीज चोल जब फट जाएगा, भ्रूण संपर्क में आ जाएगा किसके, मिट्टी के। मिट्टी के जैसे संपर्क में आएगा, तो मिट्टी में जो खनिज है अवशोषित कर लेगा, मिट्टी में जो वायु है अवशोषित कर लेगा, कोशिकाएं इसकी क्या करने लगेंगी, वृद्धि करने लगेंगी। अब ये जो मूलांकुर जो क्षेत्र है, जहां पर जो कोशिकाएं मिल रही हैं, अब ये मूलांकुर की जो कोशिकाएं होंगी और ये प्रांकुर की जो कोशिकाएं हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाएंगी। अब ये बीज जो है वो अंकुरित होएगा, और अंकुरित होकर, ध्यान से सुनना है आपने, सीधा सीधा याद रखना है कि ये जो मूलांकुर जो होता है, ये मूलांकुर से पहले ध्यान से सुनना, ये प्रांकुर क्या बनाएगा, एक हल्का सा छोटा सा तना बनाएगा। ठीक है, प्रांकुर जो है वो किसका निर्माण करेगा, प्ररोह तंत्र का। याद रखना, अभी अभी बताया था। और मूलांकुर जो होता है, ये निर्माण करता है मूल तंत्र का।
करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए। ये मूलांकुर जो है, ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करके, ध्यान से देखना, ये वृद्धि करके एक लंबी सी एक मूल बना दी है। क्या बना दी है? मूल बना दी है। इसे हम बोलते हैं प्राथमिक मूल। क्या बोला? प्राथमिक मूल। तो जरा सोचिए, प्राथमिक मूल किसने बनाई? ये मूलांकुर। जब ये बीज अंकुरित तो होएगा तो इस बीज के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण की जो मूलांकुर है, ये मूलांकुर क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी और लंबी सी एक नलिका बना दे, लंबी सी एक संरचना बनाएगी, जिसे हमने क्या बोला? प्राथमिक मूल। अब जरा सोचिए, आप सभी ने चना अंकुरित किया होगा। चना जब अंकुरित करते तो सफेद रंग का एक धागा निकलता है, वो प्राथमिक मूल है। चना क्या है? एक बीज है। एक बीज जब अंकुरित हुआ तो उसमें से एक धागा निकला सफेद रंग का, वो कौन है? वो प्राथमिक मूल है। आया समझ में? चले अब देखिए, ये प्राथमिक मूल है और इस प्राथमिक मूल से ये निकल रही हैं शाखाएं, जिनको हमने बोला द्वितीय मूल बोला। और फिर इन द्वितीय से और निकल रही है शाखा, निकल रही है, इनको हमने बोला तृतीय। प्राथमिक मूल से द्वितीय मूल निकली, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, इस तरीके से क्या होती जा रही है? शाखाएं निकलती जा रही है। इस तरीके से क्या होती जा रही है? ब्रांचिंग होती जा रही है। तो ऐसी मूल कहलाती हैं बेटा जी आपकी मूसला मूल। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़े हैं क्योंकि समय हो गया है, फिर ज्यादा ना हो जाए, इस वजह से ध्यान से सुनना। ये जो 3 प्रकार की मूल है, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, मूसला मूल मैंने आपको बता दी है क्या है। जब ये मूलांकुर वृद्धि करता है तो सबसे पहले एक लंबी सी मूल बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक मूल। फिर ये प्राथमिक मूल से निकलती हैं द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, इस तरीके से क्या निकलती जाती है? शाखाएं। इस तरीके से शाखित मूल की ये जो संरचना बनेगी, ये जो तंत्र बनेगा, इसको हम बोलते हैं मूसला मूल, टैप रूट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकार की, जिसमें मैंने आपको बता दिया था पुष्प के भाग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कौन सा तंत्र? मूल तंत्र, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? मूल की। मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो मूल जो होती हैं, ध्यान से सुनना, ये जो मूल जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या था? अगर आपको याद आ रहा हो, क्या सोचिए? क्या? जल का और खनिजों का क्या करना? अवशोषण करना, बता दिया था। साथ ही साथ मिट्टी को जकड़े रखना ताकि तना सीधा खड़ा रहे। ठीक है, अब जरा सोचिए, वो तने जो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, है ना, जो जमीन पर रेंगते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, है ना, जो रेंगते हैं, जिनको सहारे की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि उनका तना सीधा खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जड़ें इतनी ज्यादा मजबूती से जकड़ती नहीं है किसको? मृदा को। ठीक है, चलें आगे। अब बेटा जी, मैं यहां पर बात कर रहा था मूल की, और मैंने जाते जाते आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मूल जो होती हैं, मूल के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो मूल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। मूल यानी रूट्स, यानी आपकी जो जड़ें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहले हमने बात करी मूसला मूल, दूसरी होती है झकड़ा, जिसको हम तंतुक भी बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, तंतुमय या तंतुक या झकड़ा मूल बोल देते हैं। और आखिरी होती है, तीसरी होती है अपस्थानिक। ठीक है, और इनके इंग्लिश में नाम भी मैंने आपको बता दिए थे। मूसला को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। झगड़ा या तंतु को हम बोलते हैं फाइब्रस, और अपस्थानिक को हम बोलते हैं एडवेंटेशियस। ठीक है, तो
तो ये अंग्रेजी में नाम है और हिंदी में भी नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या होती है। ठीक है, आइएगा आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा जी, मूसला मूल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, मूसला मूल, टैप रूट। मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एक बीज जो होता है, ये एक बीज है, ध्यान से देखिएगा। कौन है बेटा, ये एक बीज है और इस बीज के अंदर होता है, याद रखना क्या, भ्रूण। कौन होता है, भ्रूण होता है। ठीक है, और इस भ्रूण के अंदर दो क्षेत्र आपने याद रखने थे। एक मैंने बताया था प्रांकुर और एक बताया था मैंने आपको मूलांकुर। ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रांकुर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूम्यूल, और नीचे वाला है मूलांकुर, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, ये एक बीज है जिसके ये जो है, आप बोलेंगे सर ये क्या है, बेटा ये बीज का आवरण होता है। जैसे कभी नींबू लो, नींबू के बीज निकालो, उस बीज के ऊपर देखिएगा एक खोल होता है, एक आवरण होता है, एक चोल होता है। ठीक है, जिसे हम बीज चोल बोलते हैं। दो हैं ये दो क्या है, बीज चोल। इन दोनों को हमने क्या बोला है, बीज चोल बोला, यानी बीज का आवरण, जिसके अंदर है कौन बेटा जी, भ्रूण। और भ्रूण के अंदर ये दो भाग मिल रहे हैं, एक प्रांकुर और एक मूलांकुर। प्रांकुर आगे चलकर किसका निर्माण करता है बेटा जी, याद रखना, भूलना नहीं है आपने, प्ररोह तंत्र का, प्ररोह तंत्र का। और जो मूलांकुर है वो किसका निर्माण करता है, मूल तंत्र का। ये मैंने आपको बता दिया, जमीन के बाहर जो भी पादप में जो भी भाग मिल रहा है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पर्ण है, पत्तियां मतलब पर्ण है, फूल है, ये सारी चीजें किसका भाग होता है, प्ररोह तंत्र का, जिसका निर्माण करने के लिए उत्तरदायी कौन है, प्रांकुर। जबकि जमीन के नीचे कौन है, मूल तंत्र, और मूल तंत्र का निर्माण कौन करता है, मूलांकुर करता है। ठीक है, तो हमने बोला जब ये बीज अंकुरित होता है, जब हम इसको पानी देते हैं, है ना, बीज को हमने जमीन में गाड़ दिया, पानी दिया, पानी इस छिद्र से होता हुआ जब अंदर भर जाता है तो ये फोड़ देता है, किसको खोल देता है, इस बीज चोल जो है, ये बीज चोल दिख रहे हैं, ये खुल जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि अंदर पानी भरता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। जब ये फट जाएगा तो भ्रूण जो है वो किसके संपर्क में आ जाएगा, मृदा। मृदा के संपर्क में आते ही खनिज लेगा, जल लेगा, ऑक्सीजन लेगा, लेते ही क्या करने लगेगा, वृद्धि करने लगेगा। इसकी कोशिकाएं लगातार क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। तो मूलांकुर जो होता है उससे निकलती है एक मूल, और प्रांकुर से निकलता है एक छोटा सा तना। इस तरीके से ये प्रांकुर से निकला तना और मूलांकुर से निकल रही है ये मूल। जो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब आप एक चने को भिगोते हैं और वो जब अंकुरित होता है तो एक सफेद रंग का धागा सा निकलता है, वो क्या होती है बेटा, एक मूल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक मूल। क्या नाम दिया बेटा, प्राथमिक मूल। अब इस प्राथमिक मूल से निकल रही है, ये है क्या, द्वितीय मूल, और फिर द्वितीय मूल से क्या निकल रही है, तृतीय मूल। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। ठीक है, तो प्राथमिक मूल से क्या निकली, द्वितीय मूल, और द्वितीय मूल से क्या निकली, तृतीय मूल। ठीक है, इस तरीके से प्राथमिक मूल से जब द्वितीय निकलती है, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, इस तरीके से शाखित होती जाती है। तो ये जो संरचना, ये जो इस प्रकार की मूल तंत्र जो बन रहा है, इसे बोला जाता है मूसला मूल। तो आपसे कोई पूछे मूसला मूल क्या, आप सीधा सीधा बताएंगे सर मूसला मूल एक ऐसी मूल होती है जिसमें जब बीज अंकुरित होता है तो मूलांकुर प्राथमिक मूल का निर्माण करता है। क्या बोला, मूलांकुर प्राथमिक मूल का निर्माण करता है, और ये प्राथमिक मूल शाखित हो जाती हैं द्वितीय और तृतीय मूल में। ऐसी संरचना क्या कहलाती है, मूसला मूल कहलाती है। क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई है? अब आप बोलेंगे सर ये किस में मिलता है? बेटा जी ये मुख्य रूप से याद रखना है, द्विबीज
पादपों में मिलता है। किसमें मिलता है? द्विबीजपत्री। अब आप बोलेंगे सर द्विबीजपत्री क्या होता है, पूछेंगे ना। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइकॉट। क्या बोलते हैं? डाइकॉट। अब आप पूछेंगे सर द्विबीजपत्री क्या है? देखिएगा, ये भ्रूण दिख रहा है आपको, इस भ्रूण को मैं बाहर बनाता हूं, ये भ्रूण है, हृदय के आकार का दिखाई दे रहा है, हृदय के आकार का, ठीक है। अब इसमें ये वाला भाग जो होता है ना, ये कहलाता है बीजपत्र, ये क्या कहलाता है? प्रांकुर, और ये जो है इसको हम बोलते हैं बेटा जी मूलांकुर, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, इस भ्रूण में कितने बीज पत्र हैं? आप बोलेंगे सर 2। ऐसा भ्रूण जिस बीज में होएगा, ऐसे बीज वाले पादपों को हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री पादप। मान लो मैं एक पादप, मैं एक पेड़ हूं, मैंने बीज का निर्माण किया। अब मेरे जो बीज है ना, उन बीजों के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण में 2 बीज पत्र हैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? द्विबीजपत्री। इतनी बात तो समझ में आ गई कि द्विबीजपत्री का मतलब जिनमें भ्रूण में क्या होंगे? 2 बीज पत्र होंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए, एक और मैं आपको भ्रूण दिखा देता हूं। अब आप मुझे बताएं कितने बीज पत्र हैं? आप बोलेंगे सर 1 है, इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 बीजपत्री बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। अब ध्यान से सुनिएगा, सोच समझकर आंसर दीजिएगा, सुनिएगा। एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी, पुष्पीय पादप, एक ही चीज हो गई ना। ऐसे पादप, आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पादप 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं द्विबीजपत्री डाइकॉट, और एक होते हैं एक बीजपत्री मोनोकॉट। द्विबीजपत्री क्या होता है? जिनके अंदर 2 बीज पत्र होते हैं भ्रूण में। एक बीजपत्री क्या होते हैं? जिनके अंदर 1 बीज पत्र होता है। अब वापस से आपका क्वेश्चन होगा, सर बीज पत्र क्या होता है ना। तो बेटा जी बीज पत्र जो होता है ना, वैसे तो मैं इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूं। बीज पत्र को हम बोलते हैं कॉटिलीडन इंग्लिश में। तो जरा सोचिए, डाइकॉट का मतलब क्या होगा? डाई मतलब 2, और कॉट वर्ड किससे है? कॉटिलीडन से, यानी 2 कॉटिलीडन होंगे तो क्या कहलाएगा? डाइकॉट। 1 होंगे तो मोनोकॉट। मीनिंग समझ में आ गया। आप फाइनली पूछेंगे सर बीज पत्र क्या है ना। देखिए, बीज तो समझ में आता है, एक बीज के अंदर जो भ्रूण है उसके अंदर पत्र। अब पत्र वर्ड किससे आया है? पत्ती से। किससे आया बेटा जी? पत्ती से, यानी पर्ण से। किससे आया बच्चों? पत्ती से, पर्ण से। पत्र वर्ड किससे है? पत्र किससे आया है? पत्ती से। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं। मैंने बोला ये बीज था, अंकुरित हुआ। अंकुरित कौन होएगा इस बीज में? भ्रूण होएगा। भ्रूण अंकुरित होएगा तो प्लीम्यूल यानी आपका प्रांकुर क्या बनाएगा? तना बनाएगा। चलो जी, यहां पर जो प्रांकुर था उसने तना बनाया, मूलांकुर ने मूल बना दिए। तो ये जो बीज पत्र हैं ये क्या बनाएंगे? ये यहां पर जो पहली पत्तियां निकलती हैं, पहली पत्तियां निकलती हैं, फर्स्ट पत्तियां, पर्ण, लीफ जो निकलती हैं, वो उसका निर्माण कौन करते हैं? बीज पत्र करते हैं। याद रखना, भूल मत जाना। तो पहली वास्तविक, या मैं बोलूंगा पहली जो पर्ण निकलती हैं, उनका निर्माण कौन करते हैं? बीज पत्र करते हैं। याद रखना। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई कि मूसला मूल क्या होती है? वे मूल जो द्विबीजपत्री पादपों में मिलती है मुख्य रूप से, जैसे सरसों, जैसे सरसों। याद रखना, सरसों क्या है बेटा जी? आपका भूलना नहीं है, एक द्विबीजपत्री पादप है। सरसों क्या है? द्विबीजपत्री पादप। ये लाइन समझ में आ गई कि मूसला मूल किसमें मिलती है? द्विबीजपत्री पादपों में, जैसे सरसों। द्विबीजपत्री पादप क्या होते हैं? वे पादप जिनके जो बीज जो होते हैं, उस बीज में जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र क्या होते हैं? प्रांकुर क्या होता है? मूलांकुर क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया है। मूलांकुर ऐसी मूल में क्या करता है? सबसे पहले प्राथमिक मूल निकालता है, प्राथमिक मूल शाखित हो जाती है। ऐसी मूल तंत्र को हमने क्या बोला? मूसला मूल। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना बनाएगा, और उस तने पर सबसे पहले जो पत्ती आएंगी वो किसके कारण आती है? बीज पत्र के कारण। खत्म। इतनी सी बात थी। ये था क्या? मूसला मूल। सिंपल। समझ में आ गया? चलें आगे। तो पहली हमने पढ़ ली है क्या? मूसला मूल। किसमें मिल रही है? द्विबीजपत्री पादपों में। बार बार रिपीट करना, द्विबीजपत्री पादपों में। उदाहरण सरसों। क्या होती है मूसला मूल? जब
बीज के अंदर जब भ्रूण अंकुरित होता है तो मूलांकुर प्राथमिक मूल निकालती है, फिर वो प्राथमिक मूल की शाखाएं निकल जाती है। ऐसी मूल क्या कहलाती है? मूसला मूल, जो किसमें मिल रही है? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या है? सब समझा दिया है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करने वाले हैं झकड़ा मूल की। किसकी? झकड़ा मूल या तंतुक मूल की। या तो झकड़ा मूल बोल दीजिए या तंतुक मूल बोल दीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रस रूट। अब देखिएगा क्या होता है झकड़ा मूल, ठीक है, या तंतुक मूल। देखिए बेटा जी, इसमें क्या होएगा? सेम टू सेम चीज, अब अंतर है थोड़ा सा। ये किसमें मिल रही थी? द्विबीजपत्री में। आपने याद रखना ये किसमें मिलते हैं? एक बीज पत्री पादपों में। आयांतर, आयांतर किसमें मिलेंगे? एक बीज पत्री पादपों में। जैसे गेहूं में, जैसे गेहूं में। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्या है देखिएगा बेटा जी, वापस से मैंने बीज बनाया, लेकिन इस बार बीज में जो भ्रूण है, ध्यान से देखना, इस बार जो बीज में भ्रूण है वो है एक बीज पत्री। ये एक बीज पत्र है। प्रांकुर यहां पर भी है, मूलांकुर यहां पर भी है। बार बार नहीं लिखूंगा, ये प्रांकुर है, ये मूलांकुर है, ये बीज पत्र है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये बीज जब अंकुरित होएगा तो क्या होएगा? सीधी सी बात है भैया, भ्रूण जो है संपर्क में आएगा मिट्टी के अंदर। प्रांकुर क्या बनाएगा? तना, है ना। बीज पत्रों ने, अब बीज पत्र क्या बनाएंगे जरा सोचिए? पर्ण बनाएंगे। कितनी? 2 कि 1? सोचिए, 2 बीज पत्र थे तो 2 पत्तियां बनाई थी स्टार्टिंग में। एक बीज पत्र होएगा तो एक बीज, एक पत्ती, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो है वो तो चीज समझ में आ गई, ये तो चीज समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट है झकड़ा मूल क्या होती है, ठीक है। देखिएगा, मूलांकुर जो है उसने बनाई प्राथमिक मूल। चलो जी, क्या बना दी? प्राथमिक मूल। वापस से देखना, क्या बना दी बेटा? प्राथमिक मूल। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, यहां प्राथमिक मूल जो थी वो नीचे तक गई थी, नीचे तक जा रही है, नीचे तक जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और फिर उससे शाखाएं निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। यहां पर देखिए, ये प्राथमिक मूल जो थी ना, प्राथमिक मूल पैदा किससे हुई? मूलांकुर से। लेकिन 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 प्राथमिक मूल, ध्यान से सुनना, प्राथमिक मूल कुछ समय के लिए जीवित होती है, और फिर नष्ट हो जाती है। आया डिफरेंस आपको समझ में? क्या बोला? देखिए, यहां पर तो प्राथमिक मूल निकली थी किससे? मूलांकुर से, और लगातार नीचे की ओर वृद्धि करी थी। चलो जी, ठीक है, समझ में आ गया। फिर प्राथमिक मूल से शाखाएं निकल गई। चलो, वेरी गुड, सिंपल सा था। लेकिन यहां पर क्या बोला हमने कि प्राथमिक मूल निकली किससे? मूलांकुर से निकली। निकलने के बाद थोड़ी सी वृद्धि करी, और वृद्धि करने के बाद चलो जी, क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो अब जरा सोचिए, क्या प्राथमिक मूल लंबे समय तक जीवित रही या कुछ समय के लिए जीवित रही? कुछ समय के लिए जीवित रही है, फिर नष्ट हो गई। अब आप बोलेंगे आगे अब क्या होगा? अब इधर देखना। अब जरा सोचिए, किसका आधार है ये किसका आधार है? आप बोलेंगे सर तने का आधार है। अब तने के नीचे तो मूल ही नहीं है, मूल तो खत्म हो गई है। कौन सी मूल खत्म हो गई है? प्राथमिक मूल। अब क्या होएगा? तो ये जो तने का आधार होएगा, तने के आधार से कई तंतु के रूप में मूल का निर्माण होता है। क्या देखिएगा कि प्राथमिक मूल आई थी, मूलांकुर से आई थी, थोड़े समय के लिए जीवित रही, फिर हो गई साहब खत्म।
चलो जी, अब जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ये जो तना जो है इसके नीचे तो मूल नहीं है। अब क्या होएगा, इस तने के आधार से, किसके आधार से, इस तने के आधार से क्या निकल रही है, मूल निकल रही है। अब आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसी कोई बात होगी क्या, शाखाएं पाखाएं निकल रही है? नहीं, कुछ नहीं निकल रही है, सीधा प्राथमिक मूल निकली थी। याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ था, एक बीजपत्री पादपों में, जैसे गेहूं में क्या हुआ था कि बीज जब अंकुरित हुआ तो एक मूल निकली थी। कौन, प्राथमिक मूल निकली थी। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं निकली, निकली थी, लेकिन थोड़े समय के लिए जीवित रही। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसी कोई बात होगी क्या, शाखाएं पाखाएं निकल रही है? नहीं, कुछ नहीं निकल रही है, सीधा प्राथमिक मूल निकली थी। याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ था, एक बीजपत्री पादपों में, जैसे गेहूं में क्या हुआ था कि बीज जब अंकुरित हुआ तो एक मूल निकली थी। कौन, प्राथमिक मूल निकली थी। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं निकली, निकली थी, लेकिन थोड़े समय के लिए जीवित रही, फिर हो गई नष्ट। अब जब नष्ट हो जाएगी, अब आप बोलेंगे सर नष्ट क्यों हुई और निकली क्यों थी? बेटा, तना जब निकला था तो तने को थोड़ा सा आधार चाहिए, नहीं चाहिए, सीधा खड़ा होने के लिए, है ना, चाहिए ना। तो उस समय प्राथमिक मूल तो निकली, उस समय तने को आधार भी मिल गया, लेकिन ये जो प्राथमिक मूल थी, जो इसका जीवन काल जो था ना, इसका जीवन काल वो कुछ समय का था। अब जरा सोचिए, हमारा जीवन, औसतन जीवन काल कितने समय का होता है? 60 वर्ष का होता है ना। वहीं अगर मैं मटर की बात करूं, मटर के पेड़ का कितना होता है? 2 महीने का, है ना। तो जरा सोचिए, हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है ना। वहां पर प्राथमिक मूल का ज्यादा था तो नीचे वृद्धि करती जा रही और फिर शाखाएं निकलती जा रही है। यहाँ पर थोड़ा कम था जीवन काल, किसका, प्राथमिक मूल का। निकली इसलिए थी ताकि ये जो तना है इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सहारा मिल जाए। तने को सहारा मिला, जब सहारा मिल गया, थोड़ा सा खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया, तो फिर उसके बाद ये प्राथमिक मूल हो गई नष्ट। नष्ट होने के बाद अब क्या होएगा, तो भैया इस तने के आधार से तंतुओं के रूप में क्या निकलती है, मूल निकलती है। ऐसी मूल क्या कहलाती है, झकड़ा या तंतुक मूल कहलाती है, जो मिलती है एक बीजपत्री पादपों में। बताएं, सिंपल सा था या नहीं था? क्लियर है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। ये हमारी बात हो गई किसकी बेटा जी, झकड़ा मूल की। अब आते हैं आखिरी कौन सी, अपस्थानिक मूल, इसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए। तीसरी जो है जिसका नाम है अपस्थानिक मूल। बेटा उदाहरण भी याद रखते जाइएगा, भूलना मत। झकड़ा मूल का क्या था, एक बीजपत्री पादप जैसे गेहूं। मूसला मूल का द्विबीजपत्री पादप जैसे आपके सरसों। अब आप पूछेंगे सर अपस्थानिक किस में मिलेगी? भाई हमारे आवर्त बीजी तो 2 ही प्रकार के थे, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये किस में मिलेंगी? तो बेटा ये दोनों में, ये दोनों द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में मिलती है। किसमें मिलती है? द्विबीजपत्री पादपों में भी मिलती है और एक बीजपत्री पादपों में भी मिलती है। अब आप बोलेंगे कैसे? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझना इस चीज को। आपने घास नाम सुना है? घास, देखिए घास जो होती है, घास वो एक बीजपत्री होते हैं। घास क्या होते हैं? ग्रासेस जो होती हैं एक बीजपत्री होते हैं, जिनमें झकड़ा या तंतुक मूल मिल रही थी। यानी मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए, गेहूं भी और घास में। घास में भी क्या मिल रही है? झकड़ा मिल रही है। गेहूं में भी क्या मिल रही है? झकड़ा मिल रही है। सिंपल। चलो अब ध्यान से सुनना, देखिएगा। ये था बेटा जी हमारा बीज, फिर से, है ना। और इस बीज में ये था भ्रूण, कैसा? एक बीजपत्री, क्योंकि मैं एक बीजपत्री की बात कर रहा हूं। देखिएगा, प्रांकुर, मूलांकुर। सिंपल। फटाफट सोचिए क्या होएगा, फटाफट सोचिए क्या होएगा। प्रांकुर से क्या निकलेगा? तना। मूलांकुर से क्या निकलेगी? प्राथमिक मूल। सहारा दिया। बीजपत्री से क्या निकल गई? पर्ण निकल गई। चलो
फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सोचिए सोचिए, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो प्राथमिक मूल है, ये जो प्राथमिक मूल है ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने के बाद में कहीं ना कहीं तने से, आधार से क्या निकल जाएगी, तंतुओं के रूप में मूल निकलेगी। आपने इसको क्या बोला था, झकड़ा। आप तो बोल रहे, आप बोलेंगे सर ये तो आप झकड़ा की बात कर रहे हैं। रुको, तसल्ली रखो, निकल गई झकड़ा। चलो जी, झकड़ा निकल गई। अब आगे देखिएगा, अब झकड़ा निकलने के बाद में तना और वृद्धि करेगा ना, और वृद्धि करेगा ना। चलो जी, ये मान लो तने ने वृद्धि कर ली और नीचे जो है हमारी क्या मिल रही है, झकड़ा मूल मिल रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। चलें आगे। चलो, अब आप मुझे बताना ध्यान से, सोच समझकर मुझे बताना ध्यान से। तना जो होता है ना बेटा, तना, उस तने में देखिएगा ऐसा तना होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, क्यों, गन्ने में नहीं देखा है? ऐसा देखा है। जितने भी तने होते हैं, तनों में ध्यान से सुनना, ये वाली जो संरचना होती है, ये वाली, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं काले रंग से, इसे बोला जाता है पर्व संधि। याद रखना, क्या बोलते हैं, पर्व संधि। इंग्लिश में बोलते हैं नोड। ठीक है, सोचिए ये भी क्या है, पर्व संधि। याद रखना, पर्व संधि इंग्लिश में बोलते हैं नोड। ठीक है, और इनके बीच का भाग, ये वाला भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं पर्व, इंटरनोड। ठीक है, अब सोचिए गन्ने का कौन सा भाग आप खाते हो, सोचो, पर्व संधियां खाते हो कि पर्व खाते हो? वो जो जूसी भाग जो होता है, जिसमें जूस होता है, वो कौन होता है, पर्व होता है गन्ने में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं जो चीज समझाने वाला हूं ध्यान से सुनना। बेटा जी, गन्ना है, ये भी एक बीजपत्री होता है, गन्ना एक बीजपत्री। अब ध्यान से देखना, घास, गन्ना, बरगद, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वर्ड्स ध्यान से सुनना और सुनना, समझना क्या बोला। ये एक बीजपत्री भ्रूण था, विकसित हुआ, इसमें तना निकला किससे, प्रांकुर से। मूलांकुर से क्या निकली, प्राथमिक मूल। बीजपत्र से एक पत्ती निकल गई है, प्राथमिक मूल अल्प विकसित थी, थोड़ी देर के लिए विकसित हुई, फिर नष्ट हो गई, फिर उसकी जगह तने के आधार से क्या निकल गई थी, झकड़ा मूल। ये कौन सी मूल है, झकड़ा मूल है। चलो जी ठीक है, फिर इस तने ने वृद्धि करी, इस तने के अंदर क्या है, पर्व संधि। अब बिल्कुल नीचे वाली पर्व संधि देख रहे हो, इस नीचे वाली पर्व संधि से देखिएगा, इस नीचे वाली पर्व संधि से देखिएगा कुछ मूल निकल रही है। क्या बोला मैंने, इस नीचे वाली पर्व संधि से देखिए कुछ मूल निकल रही है, मूल। और ऐसी मूल, वह मूल, ध्यान से सुनना, वह मूल जो मूलांकुर के अलावा पेड़ के, पादप के, वनस्पति के किसी भी भाग से निर्मित हो जाए। आप बोलेंगे क्या, वापस से सुनना, क्या बोला मैंने, मूलांकुर के अलावा एक पेड़ के किसी भी भाग से अगर मूल का निर्माण हो जाए, ऐसी मूल को हम बोलते हैं अपस्थानिक मूल। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एक अपस्थानिक मूल है? हाँ जी, ये क्या है, एक अपस्थानिक मूल है। यानी अपस्थानिक मूल क्या होती है, वह मूल जो मूलांकुर के अलावा पेड़ के किसी भी भाग से निर्मित हो जाती है। पेड़ के किसी भी भाग से निर्मित हो जाए, किसको छोड़कर, मूलांकुर को छोड़कर। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक मूल। अब जरा सोचिए, इस पेड़ में नीचे तो कौन है, झकड़ा है, लेकिन यहां पर क्या बनी है, एक मूल बनी है जिसको हमने बोला अपस्थानिक मूल। अब जरा सोचिए, झकड़ा किससे पैदा हुई थी, या ये झकड़ा पैदा करने से पहले कहीं ना कहीं मूलांकुर ने ही तो मूल बनाई थी ना। जरा सोचिए, प्राथमिक बनी थी ना, फिर वो प्राथमिक हटने के बाद नीचे से क्या बन गई थी, जरा सोच समझकर मुझे बताएं, झकड़ा बन गई थी। चलो, लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई थी, ये तो सोचो, ये जो झकड़ा बनने की स्टार्टिंग है वो किससे हुई थी, मूलांकुर से ही तो हुई थी ना।
है ना। लेकिन जरा सोचिए ये जो है, ये मूल जो यहां से पर्व संधि से निकली है, क्या ये मूलांकुर से निकली है? नहीं। तो जरा सोचिए, मूलांकुर के अलावा किसी भी भाग से निकला है उसे हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, सोच समझकर मुझे बताएं। क्या आपने बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का, आप बोलेंगे हाँ सर देखा है। बरगद के पेड़ में कहीं ना कहीं वो देखी होंगी लताएं जो निकलती रहती हैं। मेरा तो बड़ा मन करता था, जब भी मैं बरगद का पेड़ देखता था ना, तो वो कुछ नीचे की और लटकती हुई लताएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, वो बेटा मूल होती हैं, जिनको पकड़कर मेरा बड़ा मन करता था झूला झूलने का। आपका करता था कि नहीं करता था? देखिए करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। वो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, वो अपस्थानिक मूल है। क्या है? अपस्थानिक। अब जरा सोचिए, मूल ऊपर से आ रही है नीचे की ओर। सोचिए, दिमाग लगाएं। ऐसी मूल जो मूलांकुर से नहीं बनी है, शाखाओं से निकलकर नीचे की ओर आ रही हैं, क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल। तो उदाहरण याद रखना अपस्थानिक मूल के दो सिंपल से, घास भी है, गेहूं भी, घास भी है, और आपका ये बरगद भी है। ठीक है, याद रखना, घास में, बरगद में। भूलना नहीं है आपने, कौन सी मूल मिलती है बेटा जी? आपकी अपस्थानिक मूल मिलती है। ठीक है, भूलना नहीं है आपने बिल्कुल भी। ये मैंने आपको 3 प्रकार की क्या बताई हैं, मूल बताई हैं। आई होप ये तीनों की तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मूल का कार्य, मूल के प्रकार। ठीक है, अच्छा एक उदाहरण तो मैं बताना ही भूल गया। ये कौन है? गन्ना। सॉरी भैया, क्या है? गन्ना। गन्ने में भी क्या मिल रही है बेटा जी? अपस्थानिक मूल मिल रही है। चले, कंफ्यूजन तो नहीं था। आइए अब हम बात करेंगे मूल के भाग की। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ये जो मूल जो होती है, इस मूल के कुछ भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मूल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बेटा जी, यहां पर आपको दिख रहा है मूल गोप, जिसे हम रूट कैप बोलते हैं अंग्रेजी में, दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद विभज्योतकी क्षेत्र, दूसरा जो होता है। मेरिस्टेमी या विभज्योतकी, विभज्योतकी क्षेत्र। इसको तो टाइम ठीक होगा, वैसे कह देना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन या मेरिस्टेमेटिक एरिया। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमी क्षेत्र या विभज्योतकी क्षेत्र। तीसरा, इसके बाद होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। याद रखना है, याद रखना है, दीर्घीकरण क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं एलोंगेशन एरिया। ठीक है, और आखिरी जो होता है, चौथा जो होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरेशन एरिया। तो कुल मिलाकर एक मूल में बेटा जी 4 भाग होते हैं। मूलगोप, विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। अब इनका फटाफट कार्य देखते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर मैं अपने हाथ को जमीन में नीचे की तरफ ले जाऊं, अपने हाथ को नीचे जमीन के नीचे ले जाऊं, तो घर्षण होगा, घर्षण, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। किसके बीच में? मूल के या मेरे हाथ के और मेरे हाथ के और मिट्टी के बीच में? आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर से सुनना। मिट्टी है और उस मिट्टी में मूल नीचे की तरफ जा रही है। अब मूल जब नीचे की तरफ जाएगी तो मूल जो होएगा, उसका जो टिप होएगा, उसका सिरा जो होएगा, वो घर्षण करेगा। किसके साथ में? सोचिए, किसके साथ में? मिट्टी के साथ में। तो मिट्टी से नुकसान पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता? किसको?
मूल को। तो कहीं ना कहीं मूल को बचाना पड़ेगा, किससे? घर्षण से। किससे? मिट्टी के घर्षण से बचाना पड़ेगा ना। तो बचाने के लिए मूल के सिरे पर एक संरचना मिल रही है जिसका नाम है मूल गोप। याद रखना है, ये नीचे की तरफ मूल गोप मिल रही है। ये मूल जब नीचे की तरफ जाएगी तो यहां पर जो मिट्टी के कण होंगे उनके बीच में मूल और मिट्टी के बीच में जब घर्षण होएगा तो उस घर्षण को कम करती है कौन? मूल गोप। सिंपल सा था। तो मूल गोप क्या कर रही है? बचा रही है। किसको? मूल को। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये मूल गोप किसने बनाई? तो बेटा इस मूल गोप को बनाने का कार्य कौन करती है? ये विभज्योतक क्षेत्र जो होता है ना, यही विभज्योतक क्षेत्र किसका निर्माण करता है? याद रखना, मूल गोप का निर्माण करता है। सिंपल। तो जरा सोचिए, ये विभज्योतक क्षेत्र है यहां पर, ये वाला देखिए, ये पूरा ये वाला क्षेत्र जो होता है इसे हम क्या बोल रहे हैं? विभज्योतक क्षेत्र। और ये विभज्योतक क्षेत्र जो होता है इसमें जो कोशिकाएं होती है, ध्यान से सुनना, विभज्योतक क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है लगातार धड़ाधड़ धड़ाई धड़ फटाई फट क्या करती जा रही हैं? विभाजन करती जाती है, नई नई कोशिका बनाती जाती है। अब ये नई नई कोशिका नीचे की तरफ भी आती है और ऊपर की तरफ भी आती है। क्या बोला मैंने? ये वाला क्षेत्र लगातार क्या कर रहा है? इस क्षेत्र की कोशिका लगातार क्या कर रही है? विभाजन। और जब ये विभाजन करती है तो ये नई नई कोशिका जो बनती है वो किधर की तरफ जा रही है? मूल गोप की तरफ भी जाती है और दीर्घीकरण क्षेत्र की तरफ भी जाती है ना। अब देखिए, मूल गोप की तरफ जाएंगी तो मूल गोप का निर्माण होएगा और दीर्घीकरण क्षेत्र की तरफ जाएंगी तो दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण होएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, समझना क्या कहने वाला हूं। देखिएगा, विभज्योतकीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो था, इसकी कोशिकाएं लगातार, आराम से तसल्ली से सुनना, इसकी कोशिकाएं लगातार क्या कर रही हैं? विभाजन किया, नई नई कोशिकाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। अब वो जो नई नई कोशिकाएं बनी है बेटा जी, ध्यान से सुनना, उनमें से 90% कोशिकाएं ऊपर की ओर प्रस्थान करती हैं, इधर की ओर 90%। केवल 10% नीचे की ओर जाती हैं। और जब वो नीचे जाती हैं, जब वो नीचे जा रही है तो कौन से क्षेत्र में जा रही हैं? मूल गोप में। अब आप मुझे बताएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं मूल गोप में जाती हैं कि दीर्घीकरण क्षेत्र में जाती हैं? आप बोलेंगे सर दीर्घीकरण क्षेत्र में। तो कौन लंबाई बढ़ाएगा? सोचिए, मूल की लंबाई जो है वो कौन बढ़ाएगा? तो आप सीधा बोलेंगे ये मूल की लंबाई बढ़ाता है। लेकिन जरा सोचिए, मूल की लंबाई बढ़ाने के लिए इसको मूल की लंबाई बढ़ाने के लिए, ये क्षेत्र को लंबा करने के लिए उत्तरदायी कौन था? यही तो क्षेत्र था। ये जब लगातार विभाजन करेगा तो बहुत सारी कोशिका बनेंगी और वो बहुत सारी कोशिका में से 90% कोशिका ऊपर खिसकती जाएंगी। तो ये क्षेत्र लंबा होता जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा मूल की लंबाई के लिए उत्तरदायी कौन सा क्षेत्र होता है? दीर्घीकरण क्षेत्र। मूल को मिट्टी में घर्षण करने के दौरान उसको बचाने के लिए उत्तरदायी कौन सा क्षेत्र होता है? मूल गोप। इन दोनों क्षेत्रों का निर्माण कौन कराता है? विभज्योतक क्षेत्र। ये लगातार इसकी कोशिकाएं विभाजन करती है, जिसमें से मैक्सिमम किसमें क्षेत्र में चली जाती है? दीर्घीकरण क्षेत्र में, जिससे लंबाई बढ़ जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलें आगे। अब आखिरी क्षेत्र है परिपक्वन क्षेत्र। ध्यान से सुनना, आखिरी क्षेत्र कौन सा है? परिपक्वन। अब इधर देखिएगा, यहां से कोशिका जब यहां पर आ रही थी, किसमें? दीर्घीकरण क्षेत्र में, तो कुछ कोशिकाओं ने ऊपर जाकर कौन सा क्षेत्र बनाया? परिपक्वन। क्या बोला? वापस से सुनना, ये क्षेत्र मतलब मेन जो क्षेत्र है वो यही है। इस क्षेत्र ने विभाजन किया, इसकी कोशिकाओं ने विभाजन किया, नई नई कोशिकाएं बनाई, जिसमें से थोड़ी सी मूल गोप की तरफ गई, मैक्सिमम इधर गई, जो यहां पर जा रही है। अब इनमें से जो यहां पर आई है दीर्घीकृत में से, इनमें से भी कुछ ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जाकर कौन सा क्षेत्र बना दिया? परिपक्वन। मैच्योर हो गई है। क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है। क्यों बोला मैच्योर? क्योंकि यहां जाकर इस परिपक्वन क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है कुछ इस तरीके से तंतुओं का, जिनको हम बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं?
मूल रोम। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूल का कार्य क्या था? पानी का अवशोषण। तो पानी का अवशोषण इस मूल में करता कौन है? तो देखिए ये जो मूल रोम है ना, ये बहुत छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ये मिट्टी के अंदर से पानी को करते हैं एब्जॉर्ब। क्या करते हैं? पानी को क्या करते हैं? अवशोषित। तो आपसे कोई पूछे मूल रोम कहाँ मिलते हैं, आप याद रखेंगे मूल के कौन से? परिपक्वन क्षेत्र में। इन मूल रोम का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण। तो सोचिए, क्या मूल गोप जल का अवशोषण करती है? नहीं, बचाती है घर्षण से। विभज्योतक क्षेत्र का कार्य, ये लगातार विभाजन करती है इसकी कोशिकाएं और निर्मित करती है क्या? मूल गोप और क्या? दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है। और उसके बाद ये जो परिपक्वन क्षेत्र था, इस पर मिल रही है मूल रोम, जो क्या कर रही है? पानी को क्या कर रही है? अवशोषित। पानी को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। ये थे सिंपल से बेटा जी आपके मूल के भाग। बस इतने से ही याद रखने क्या? मूल के भाग। ये थे 4 भाग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। अब आखिरी टॉपिक इस मूल का वो है मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है बेटा जी मॉडिफिकेशन। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन। अब जरा सोचिए, मॉडिफिकेशन का मतलब तो समझ में आता है ना, किसी चीज का मॉडिफाई हो जाना, बदल जाना, है ना। आप मुझे बताएं मूल का असली काम क्या था? मूल का असली काम क्या था? असली काम क्या था? पानी का, जल का अवशोषण करना, बस यही तो था। लेकिन क्या मूल और कार्य भी कर सकती है? जल के अवशोषण के अलावा कोई और कार्य भी कर सकती है? आप बोलेंगे हाँ सर, और भी कार्य कर रही है। जैसे, ध्यान से सुनना, मूल का वास्तविक कार्य जल का अवशोषण था। ये था ना, जल का अवशोषण। लेकिन हमने बोला, ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुनना, हमने बोला कि मूल जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, उनका मेन कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। लेकिन क्या जल के अवशोषण के अलावा कोई और कार्य भी कर सकती हैं क्या? हमने बोला हाँ कर सकती है। अगर करेंगी इट मीन्स मूल क्या हो रही है? बदल रही है। मूल कुछ एक्स्ट्रा कार्य कर रही है, मूल मॉडिफाई हो रही है। अब आप बोलेंगे कौन सा कार्य कर रही है? आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ध्यान से सुनना, आप सभी ने गाजर सभी ने खाई है। शलजम, कई जगह इसको शलगम भी बोल देते हैं, कई जगह इसको शलजम भी बोल देते हैं। खाइए आप सभी ने। क्या होती है बेटा? याद रखना, ये गाजर जो आप खाते हो ना, ये क्या है? एक मूसला मूल है। याद रखना, क्या है? ये एक मूसला मूल है। दोनों ही क्या है? मूसला मूल है। दोनों ही टैप रूट है। कौन? गाजर और शलजम। ठीक है। अब जरा सोचिए, गाजर जो आप खा रहे हो, क्या कर रही थी? क्या ये भोजन को संचित कर रही है? अरे भैया, आप खा क्यों रहे हो? गाजर क्यों खा रहे हो? क्योंकि उस गाजर में भोजन है। इट मीन्स गाजर एक मूल है। याद रखना, गाजर क्या है? एक मूल है। शलजम क्या है? एक मूल है। और इन मूल का कार्य क्या था? भोजन को स्टोर करना। तो मैंने आपसे यही तो बोला कि मूल का वास्तविक कार्य क्या था? जल का अवशोषण। लेकिन यहां पर हमने देखा गाजर और शलजम तो क्या कर रही हैं? भोजन को स्टोर कर रही है। यानी ऐसी मूल जो है वो रूपांतरित हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। क्या करने के लिए? भोजन को स्टोर करने के लिए। ठीक है। और देखिए, और उदाहरण देखिए बेटा जी, आप सभी ने शकरकंद भी नाम सुना होगा। शकरकंद सुना है ना? अब शकरकंद जो होती है बेटा, ये भी मूल होती है। याद रखना, स्वीट पोटैटो जिसको हम बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था आलू तना है, पोटैटो तना है, जबकि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद क्या है? एक अपस्थानिक मूल है। कौन सी मूल है बेटा जी? अपस्थानिक मूल है ना। अब जरा सोचिए,
आप शकरकंद अगर खा रहे हो तो इट मीन्स शकरकंद जो एक मूल है, लेकिन कौन सी, याद रखना ये दोनों कौन सी है, मूसला, ये कौन है, अपस्थानिक मूल, और ये भी क्या कर रही है, भोजन को संचित कर रही है। तो अब जरा सोचिए, इन 3 उदाहरणों में कार्य जो था वो जल का अवशोषण नहीं था, वो क्या था, भोजन का स्टोरेज था, है ना, कुछ अलग कार्य किसका, मूल का। गाजर मूल है, शलजम मूल है, शकरकंद मूल है, लेकिन ये दोनों मूसला मूल है और ये अपस्थानिक मूल है, अलग कार्य कर रही हैं जल के अवशोषण के अलावा, क्या, भोजन को स्टोर कर रही हैं। सोचिए ये मूल का रूपांतरण हो गया नहीं हो गया, मूल बदल गई है ना बदल गई है, एक वास्तविक कार्य जो था जल का अवशोषण, उसके अलावा अलग कार्य कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हो गए 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए। आइए तीसरा एग्जाम्पल बेटा, तीसरा उदाहरण सुनिएगा बेटा जी। आप मुझे बताएं सोच समझकर, अभी अभी मैंने आपको बताया था बरगद, बताया था बरगद का जो पेड़ जो होता है, उस बरगद के पेड़ में जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं से नीचे की तरफ कुछ मूल निकलती है जिनको हम बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, शकरकंद हमारी, गाजर, शलजम और शकरकंद, रुकिए शकरकंद, शकरकंद कैसी होती है, 1 सेकेंड सोचने दीजिए। शकरकंद जो होती है, हाँ अपस्थानिक ही होती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा कहीं ये झगड़ा ना हो, नहीं ये अपस्थानिक होती है। शकरकंद भी क्या है बेटा जी, आपकी अपस्थानिक ही है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। मैं आपको बता रहा था बरगद, ठीक है, बरगद की शाखा से या शाखाओं से नीचे की ओर, क्या बोला हमने, बरगद जो होता है, बरगद का पेड़ होता है ना बड़ा सारा, उसकी शाखाओं से नीचे की ओर मूल निकलती है, जिन्हें, ध्यान से सुनना, जिन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें प्रॉप रूट या प्रॉप मूल कहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉप मूल। और ये प्रॉप मूल क्या है, एक प्रकार की अपस्थानिक मूल है। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था ना, अपस्थानिक मूल क्या होती है, जो मूलांकुर के अलावा कहीं से निकल जाएं, चाहे शाखा से निकल जाएं, चाहे पर्वसंधियों से निकल जाए, जैसे गन्ने में, ठीक है। तो जरा याद करिए, मैंने बताया था ना अपस्थानिक मूल है, ठीक है। तो याद रखना, बरगद के पेड़, जैसे इस तरीके से बरगद का पेड़ होता है, ठीक है। अब ये जो बरगद का जो पेड़ होता है, इसमें ये जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं से नीचे की तरफ, ध्यान से सुनना, इन शाखाओं से बेटा जी नीचे की तरफ, आपने देखा होगा नीचे की तरफ इस तरीके से लताएं निकलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इसमें वो पढ़ो, क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, प्रॉप रूट्स बोलते हैं, प्रॉप मूल बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कार्य क्या कर रही हैं बेटा जी, ये सहारा दे रही हैं, यांत्रिक सहारा दे रही हैं। जब ये नीचे चली जाएंगी तो जरा सोचिए सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो याद रखना, ये यांत्रिक सहारा देती हैं। बताएं, अब जरा सोचिए, क्या यहाँ पर मूल, ये वाली मूल जो थी, क्या जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी थी? नहीं, ये तो नीचे की ओर आ रही है, जमीन में चली जाएंगी, और जमीन में जब ये चली जाएंगी ऊपर से नीचे की तरफ जब ये आएंगी, तो इतने बड़े पेड़ को सहारा मिलेगा नहीं मिलेगा सीधा खड़ा रहने के लिए। तो इन मूलों का कार्य क्या था? सहारा देना। बताएं, सीधी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसी में ही एक और उदाहरण ध्यान से सुनना, चौथा उदाहरण यहीं पर गन्ने में। अब जरा सोचिए, गन्ने में मैंने अभी अभी आपको बताया था, गन्ने में नीचे पर्व संधियों से मूल निकल रही थी। किसमें बेटा? चलो यहां पर उदाहरण दे देता हूं, चौथा। गन्ने में जो
निचली पर्व संधि थी, ध्यान से सुनना, गन्ने में जो निचली पर्व संधि थी, निचली पर्व संधि से मूल निकली थी, दिखाई थी ना आपको, दिखाऊं वापस से, देखो ये देखो, ये देखो, ये गन्ने में नीचे इस पर्व संधि से मूल निकली थी, क्या थी बेटा, एक प्रकार की अपस्थानिक मूल थी ना बेटा जी। हमने ध्यान से सुनना, गन्ने में निचली पर्व संधि से जो अपस्थानिक मूल निकली थी, अपस्थानिक मूल जो निकली थी, उस मूल का नाम ध्यान से सुनना, उसे बोला जाता है अवस्तंभ मूल, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल्ट रूट। याद रखना, गन्ने में, किसमें, गन्ने में जो नीचे पर्व संधि थी उससे एक आप मुझे बताएं, आपने गन्ना कभी खाया हो? गन्ना जब लेकर आएंगे घर पे तो वो जब आप छीलते तो नीचे पतली पतली सी मूल नहीं निकलती है, बिल्कुल निकलती है, देखी होंगी आपने, उनको क्या है, वो एक अपस्थानिक मूल है जिनका नाम याद रखना, इन अपस्थानिक मूल का नाम याद रखना, क्या बोलते हैं, अवस्तंभ मूल। अब ये क्या करेंगी, ये भी सहारा देंगी, ये भी क्या दे रही हैं बेटा जी, सहारा दे रही है। ये सिंपल सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी उदाहरण जिसका नाम है राइजोफोरा, याद रखना। अब राइजोफोरा में क्या होता है देखिएगा, राइजोफोरा ये जो पादप जो होता है मुख्य रूप से दलदल वाले क्षेत्र में उगता है, दलदल वाले क्षेत्र में मिलता है। कौन से क्षेत्र में मिलता है, दलदल वाले क्षेत्र में मिलता है। कौन बेटा जी, राइजोफोरा। अब जरा सोचिए, ये मान लेते पेड़ है कौन, राइजोफोरा, और नीचे इसकी ये मूल थी, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, दलदल है, और दलदल जो होता है ना, दलदल, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अब जरा सोचिए, मूल जो है नीचे, मूल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, बताया था मैंने आपको। अब जरा सोचिए, नीचे है दलदल, नीचे क्या है, दलदल है, और अगर यहां पर दलदल है, यहां पर अगर दलदल है तो नीचे ऑक्सीजन की होगी कमी। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होएगा, अब ये मूल नीचे से ऐसे ऊपर आएंगे, नीचे से कहां आएंगी, ऊपर आएंगी। यानी ये जो मूल जो होंगी किसमें, राइजोफोरा में जो मूल होंगी वो कहां आएंगी बेटा, जमीन से बाहर आएंगी। कौन, राइजोफोरा एक पेड़ है जो दलदल में उगता है, और दलदल में होती है ऑक्सीजन की कमी, तो इसकी जो मूल जो होती है वो जमीन से बाहर आ जाती है। क्या करने के लिए, श्वसन करने के लिए। क्या करने के लिए, श्वसन करने के लिए। ऐसी मूल याद रखना, ऐसी राइजोफोरा की ऐसी मूल जो होती हैं, इन मूल को बोला जाता है श्वसन मूल। नाम ही क्या है, श्वसन मूल। तो फिर से उदाहरण सुनिएगा, राइजोफोरा एक पेड़ था जो उग रहा था दलदल वाले क्षेत्र जहां हो रही है ऑक्सीजन की कमी, तो ऐसी मूल जो है नीचे से ऊपर आएंगी, जमीन से बाहर आएंगी ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए। ऐसी मूल को हमने क्या बोला है, श्वसन मूल। क्यों, क्योंकि ये मूल आ रही है बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए, ताकि क्या कर सके, श्वसन कर सके। तो जरा सोचिए, क्या इन मूलों का कार्य पानी खींचना था, नहीं, ये तो रूपांतरित हो गई, ये क्या करने के लिए, श्वसन करने के लिए। ये था पूरा का पूरा बेटा जी हमारा टॉपिक खत्म हुआ है, क्या, मूल, जिसमें हमने मूल का कार्य पढ़ा, हमने मूल के प्रकार पढ़े, मूल के भाग पढ़े, मूल का रूपांतरण पढ़ा, जिसके उदाहरण हमने देखे। कोई यांत्रिक सहारा दे रही है, कोई हमारा श्वसन कराने के लिए उत्तरदायी है, कोई भोजन का संचय कर रही है, बाकी वास्तविक कार्य तो क्या होता है, जल का अवशोषण। ठीक है, तो ये बेटा जी आज हमने संपूर्ण चीजें पढ़ी हैं किसके बारे में, मूल के बारे में। अब समय हुआ है किस चीज का, क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट,
सरसों में किस प्रकार की मूल पाई जाती है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। सरसों में किस प्रकार की मूल पाई जाती है? सरसों में मूसला, झकड़ा, अपस्थानिक या कोई नहीं? सरसों में दूसरा प्रश्न बच्चों, गेहूं में किस प्रकार की मूल पाई जाती है? मूसला, झकड़ा, अपस्थानिक या कोई नहीं? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा सरसों। सरसों मैंने आपको बताया था द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री में कौन सी मिल रही थी मुख्य रूप से? मूसला। मैंने उदाहरण भी बताया था। सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली सुन रहे हैं तो करेक्ट आंसर लगाया होगा। सरसों में क्या मिलती है? मूसला मूल। ठीक है। दूसरा था बेटा जी हमारा प्रश्न गेहूं। मैंने आपको बताया था गेहूं एक बीजपत्री, और इस एक बीजपत्री में स्पेशली गेहूं में, घास की बात नहीं कर रहा, गेहूं में कौन सी मिल रही थी? झकड़ा मिल रही थी, फाइब्रस मिल रही थी। ये दोनों के आंसर हैं। ठीक है। अब जिन्होंने सीरियसली सुना उनके करेक्ट रहे होंगे, जिनकी कंसंट्रेशन नहीं थी सुनने में गलत हो गए होंगे। ठीक है। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे अगला भाग एक पादप का, पुष्पीय पादपों का, जिसका नाम है तना। ठीक है। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे? तने की। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।